Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 30 of Introduction to Management MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. Remember, in lecture number 29 we discussed the topics from chapter number 15, and we discussed the topics which were contemporary theories in motivation and the current issues in motivation. और हमने इसमें इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये थ्योरीज हमने डिस्कस की थी। और फिर हमने लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कौन से नए इश्यूज हैं जो रिगार्डिंग मोटिवेशन मैनेजर्स को आजकल फेस करने पड़ते हैं, जिसमें हमने वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को देखा और मैनेजिंग प्रोफेशनल्स या कंटिजेंट वर्कर्स, इनको देखा कि इनको कैसे हमें मैनेज करना है और मोटिवेटेड रखना है। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने लगे हैं दे आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 16, और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दीज आर नंबर 1 द व्हाट इज़ लीडर एंड व्हाट इज़ लीडरशिप, और फिर हम डिस्कस करेंगे द अर्ली थ्योरीज इन लीडरशिप कि वो कौन सी थ्योरीज़ हैं जो अर्ली थ्योरीज ऑफ लीडरशिप कहलाती हैं और वो उनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। So let's start our chapter number 16. Chapter number 16 is managers as leaders. देखें स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो आपको याद होगा कि हमने शुरू के कुछ लेक्चर्स में इस कोर्स के हमने ये डिफ़ाइन किया था कि जो मैनेजर है उसके 4 बेसिक फंक्शनल हैं या रोल्स हैं। ही और शी नीड्स टू बी अ प्लानर, ऑर्गेनाइज़र, लीडर एंड कंट्रोलर। सो अभी तक कोर्स में हमने ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग, ये 2 कंपोनेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लानिंग हमने इनिशियल चैप्टर्स में कवर किया था, ऑर्गेनाइजिंग उसके बाद हमने कवर किया, और हमने कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी डिस्कस किए। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डीलिंग विद द लीडरशिप के एक मैनेजर जो है उसको लीडरशिप रोल कैसे वो अडॉप्ट करता है। अब मैनेजमेंट और लीडरशिप के मुतालिक एक कॉमन सा जुमला कहा जाता है, और वो ये है कि नॉट एवरी लीडर कैन बी अ मैनेजर, कि हर लीडर मैनेजर नहीं होता, बट येस एवरी मैनेजर नीड्स टू बी अ लीडर। हाँ, मैनेजर को लीडर होना ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट या मैनेजर के जो रोल्स हैं, इसमें लीडरशिप जो है वो एक रिक्वायरमेंट है, एक कंपोनेंट है, और कोई भी अगर मैनेजर होगा वो उस वक्त तक एक अच्छा मैनेजर नहीं कहलाएगा जब तक वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप नहीं करता। सो इस वजह से हमें अभी ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि लीडर और लीडरशिप क्या है, और वो कौन सी ऐसी थ्योरीज़ हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, और कल को जब आप एज अ मैनेजर परफॉर्म करेंगे या कर रहे होंगे तो ये थ्योरीज आपके काम आएंगी। सो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ लीडर एंड हु इज़ अ लीडर एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड लीडरशिप, के लीडरशिप क्या होती है। सो लीडर कौन है? लीडर इज़ समवन हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स एंड हु इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, और रादर he or she has some managerial authority. So एक पर्सन के जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और उसके पास कोई अथॉरिटी है, कोई मैनेजरियल अथॉरिटी है, कोई डेजिग्नेशन है, कोई पावर्स हैं जिनको यूज़ करके वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे मैनेजर्स को, ऐसे लोगों को हम लीडर्स कहते हैं। सो लीडर कौन है? लीडर इज समवन, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडर इज समवन हु इन्फ्लुएंसेस अदर एंड हैज सम मैनेजरियल अथॉरिटी, और उसके पास कोई अथॉरिटी है, कोई डेजिग्नेशन है, कोई पावर्स हैं जिनको यूज़ करके
तो वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अब इसके मुकाबले में लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द प्रोसेस और द थिंग्स व्हाट अ लीडर्स डू। वो काम जो लीडर करता है दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। और वो काम क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अ ग्रुप टू अचीव गोल्स। दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, और किस लिए इन्फ्लुएंस करना? ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। इट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस का मतलब बात कर रहे हैं हम। एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और इस प्रोसेस का मेन मकसद दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। आइडियली ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स एंड दे शुड बी लीडर्स। आइडियली हम ये समझते हैं, ऐसा होना चाहिए कि तमाम मैनेजर्स को लीडर्स होना चाहिए। हर मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यानी किस चीज़ की क्वालिटीज़? कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी के थ्रू, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो ग्रुप या इंडिविजुअल जो है वो अचीव करें। ऑल्दो ग्रुप्स में हैव इनफॉर्मल लीडर्स हु इमर्ज। हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई इनफॉर्मली एक ग्रुप लीडर जो है वो इमर्ज हो जाता है। अब वो जो इनफॉर्मल लीडर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो कोर्स का एरिया है वो उस मैनेजर को डिस्कस कर रहा है, उस लीडर को डिस्कस कर रहा है जिसके पास कोई अथॉरिटी है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, उसको वो अथॉरिटी दी गई है और वो एक फॉर्मली उस अथॉरिटी को यूज़ करेगा और एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा। ग्रुप के अंदर आप लेट से एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर उसका मैनेजर जो है वो लीडर होगा। अब उस ग्रुप के अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा लीडर किस्म का है, तेज़ है, लोगों के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट है, तो हम उन लीडर्स की बात नहीं कर रहे। हमारे नज़दीक लीडर वो है जो एक मैनेजर है, जिसको डेजिग्नेशन दिया गया है, जिसको कोई अथॉरिटी दी गई है, कोई पावर्स दी गई हैं, ताकि वो अपने अंडर जो उसके लोग काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करे और अब गोल्स अचीव करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लीडरशिप रिसर्च, जो अभी तक रिसर्च हुई है लीडरशिप रिलेटेड, उसने ये कोशिश की है आंसर करने की कि व्हाट इज़ एन इफेक्टिव लीडर, कि इफेक्टिव लीडर क्या है, लीडरशिप इफेक्टिव कब होती है, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक पर मैनेजर में कि वो एक इफेक्टिव लीडर बन जाए। सो लीडर कौन है? लीडर वो शख्स है, वो पर्सन है जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें, और इसके लिए उसको कोई अथॉरिटी दी गई होती है। लीडरशिप एक प्रोसेस का नाम है और उस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव किए जाते हैं इन्फ्लुएंस करके ग्रुप को, इंडिविजुअल्स को। इनफॉर्मल लीडर्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हमारे नज़दीक लीडर फॉर्मली वही है जो मैनेजर है, जिसको डेजिग्नेशन दिया गया है, जिसको कोई पावर्स दी गई हैं, जो कोई अथॉरिटी दी गई है, और जो अंडर दैट डेजिग्नेशन अथॉरिटी और पावर कुछ लोगों को मैनेज कर रहा है। और हमने ये भी कहा कि जो ओवरऑल अभी तक रिसर्च हुई है उसका काम ये डिसाइड करना था कि एक इफ़ेक्टिव लीडर कौन होता है। एक ऐसा लीडर जिसकी लोग और उसके एम्प्लॉय और वर्कर्स जो हैं उसकी बात सुने, माने और फॉलो करे। तो ऐसे लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यही बेसिक है हमारी पहली डिस्कशन का। हमारी जो अब डिस्कशन शुरू हो रही है दैट इज़ रिगार्डिंग द अर्ली थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, के अर्ली थ्योरीज जो हैं लीडरशिप रिलेटेड वो क्या थी, उनमें उन्होंने क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की और किन चीज़ों को उन्होंने इम्पोर्टेंट समझा लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ थ्योरीज आर कॉल्ड ट्रेट थ्योरीज। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी 1920 से 1930 के दरमियान कुछ ऐसी थ्योरीज प्रेजेंट की गई कि जिनको हम ट्रेट थ्योरीज कहते हैं, और जिसमें ये कोशिश की गई कि डिफ़ाइन किया जाए कि एक इफ़ेक्टिव लीडर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये जो थ्योरीज हैं इसमें फोकस क्या था? द रिसर्च फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएटेड लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स हु वर अनसक्सेसफुल एंड वाज अनसक्सेसफुल रादर।
शुरू में ये कोशिश की गई, रिसर्च का फोकस क्या था कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो एक लीडर को और नॉन लीडर को डिफ्रेंशिएट कर सकें। यानी हम ये कहें कि अगर ये 7-8 चीज़ें किसी की पर्सनालिटी में है मैनेजर की, तो वो एक लीडर बन सकता है, या अगर ये किसी पर्सन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर हैं, तो वो एक लीडर बन सकता है। अगर ये चीज़ें मिसिंग है तो वो नॉन लीडर है। ऐसी कई कोशिशें की गई, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि कभी भी कंसेंसस नहीं हो सका। कोई ऐसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए पर्टिकुलरली इनिशियली कि जिनको बेस बना के हम लीडर्स और नॉन लीडर्स को डिफरेंशिएट कर सकें। लेटर फिर रिसर्च हुई, चलती रही, एंड लेटर रिसर्च का जो फोकस था दैट वाज ऑन लीडरशिप प्रोसेस। अब हमने फोकस हमारा चेंज हो गया, हमने उस प्रोसेस के ऊपर काम शुरू किया कि जिस प्रोसेस में एक सक्सेसफुल लीडरशिप डेवलप होती है, इस प्रोसेस के एंड के ऊपर। यानी एक पर्सन कैसी एनवायरनमेंट में हो, कैसे स्टेजेस से गुजरे, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। ये मकसद था लेटर ऑन रिसर्च का। और लेटर रिसर्च ने 7 ऐसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, 7 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए कि जो जनरली एक लीडर के अंदर, एक मैनेजर के अंदर सक्सेसफुल लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप कर सकता है। So later research on the leadership process identified the 7 traits associated with successful leadership. और वो traits क्या थे? Drive, the desire to lead. Drive का मतलब motivation और persuasion. The desire to lead, लोगों को या group of personnels को, workers को lead करने की desire. Honesty and integrity, कि हाउ ऑनेस्ट अ पर्सन इज़, और वो डिफरेंट कंडीशंस में अपनी इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन करता है, अपने फैसलों को कैसे और अपने जो उसके असूल हैं उनको कैसे मेंटेन रखता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें कि नहीं, अपने ऊपर उसको भरोसा है कि नहीं। इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंट है कि नहीं, मीनिंग कि डिफरेंट सिचुएशंस का वो एनालिसिस कर पाता है कि नहीं, और डिफरेंट सिचुएशंस में वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो एनालिसिस करने के बाद, सो वो इंटेलिजेंट है कि नहीं। जॉब रेलिवेंट नॉलेज, कि वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है या जिस जॉब को वो मैनेज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, उसकी उसके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज खुद से भी है कि नहीं। देखिए, अगर आप एक मैनेजर हैं और आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं और आप जो काम जिसको मॉनिटर कर रहे हैं उसके मुतालिक आपके पास कोई नॉलेज ना हो, तो फिर वो जो कुछ भी कहेंगे आपको वो मानना पड़ेगा। आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके जहन में एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये चीज़ हो सकता है ये सही कर रहे हो, सही कह रहे हो। सो जब भी लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी मैनेजर में देखनी है, डेवलप करनी है या उसमें होनी चाहिए, तो वो जिस प्रोसेस से गुजरेगा उसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि उसके अंदर रेलिवेंट नॉलेज, जो जॉब जिसको वो मॉनिटर कर रहा है या जिस ग्रुप को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके पास रेलिवेंट नॉलेज भी है, और उनको फिर मैनेज करने के लिए आपके पास भी एज अ मैनेजर अगर रेलिवेंट नॉलेज होगा तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो सकती हैं। एक्स्ट्रावर्जन हमने एक अर्लियर लेक्चर में भी पढ़ा था। एक्स्ट्रावर्जन मीन्स के हाउ ओपन अ पर्सन इज़, how commanding that person is, how socializing that person is, so how a person socialize with others, कि वो लोगों से कम्युनिकेट कैसे करता है, ओपन है कि नहीं है। अगर एक्स्ट्रावर्जन का ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन का मतलब ये है कि इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बातें अपने तक रखता है, लोगों से तन्हा रहना पसंद करता है, सोशलाइज करना पसंद नहीं करता, कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। तो ऐसा बंदा लीडर नहीं हो सकता। अ लीडर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। He should be open for discussion, open for sharing ideas, open for sharing opinions. So ये जो 7 traits identify किए गए, they were the part of the process कि अगर एक मैनेजर को एक सक्सेसफुल लीडर में कन्वर्ट होना है तो ये प्रोसेस रिक्वायर करता है कि उसके पास ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 ट्रेट्स होने चाहिए। कौन कौन से हमने देखा? डिज़ायर, ड्राइव टू लीड, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, जॉब रिलेटेड नॉलेज एंड एक्स्ट्रावर्शन।
अब इन 7 ट्रेड्स को हम यहाँ पे 1 बाय 1 देख रहे हैं। ड्राइव क्या है? ड्राइव इज दैट अ लीडर एग्जिबिट अ हाई एफर्ट लेवल, यानी वो शो करे बाकियों के लिए, हाई एफर्ट करके दिखाए, मोटिवेटेड दिखाए अपने आप को, और अपनी एनर्जी दिखाए अपने अंदर, अब और परसुएशन दिखाए दूसरों को। दे हैव अ रिलेटिवली हाई डिजायर फॉर अचीवमेंट, दे आर एम्बिशियस, they have a lot of energy, they are tirelessly persistent in their activities and they show initiative। यही ड्राइव है। ड्राइव क्या है कि एम्बिशियस हो, एनर्जेटिक हो, मोटिवेशन दिखाएं, परसिस्टेंस दिखाएं और इनिशिएटिव लेने की उनमें कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि इसमें ड्राइव है, इसमें लीडरशिप की पहली क्वालिटी ड्राइव होना मस्ट है। Desire to lead. Number 2 is desire to lead. Leaders have a strong desire to influence and lead others. They demonstrate the willingness to take responsibility. So अगर desire to lead क्या है कि दूसरों को करके दिखाना, आगे बढ़ के दिखाना, लीड करने की आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। So a leader or a manager as a leader should lead from the front. उसको आगे बढ़ के बाकियों को दिखाना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये सेकंड क्वालिटी भी पूरी होती है। थर्ड इज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ये क्या है? लीडर्स बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड फॉलोअर्स बाय बीइंग ट्रूथफुल टू देम एंड बाय शोइंग हाई कंसिस्टेंसी अमंग वर्ड्स एंड डीड, के उनके अमल, उनके बातों और अमल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी जो वो कहते हैं वो करके दिखाएं। ऑनेस्ट होना चाहिए, जो उनके वर्कर्स हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके साथ उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? फॉलोअर्स लुक टू द लीडर्स। जो लीडर है उसके जो फॉलोअर्स हैं या जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने लीडर को देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। फॉर एन एब्सेंस ऑफ सेल्फ डाउट, कि कहीं हमारा जो लीडर है वो कंफ्यूज तो नहीं है, वो क्लैरिटी उसके अंदर है कि नहीं है, किसी ओपिनियन, किसी बात के मुतालिक, किसी सिचुएशन के मुतालिक उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, वो जस्टिफाइड है अपने नज़दीक अपने आप को। लीडर्स देयरफॉर नीड टू शो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू कन्विंस फॉलोअर्स ऑफ द राइटनेस ऑफ देयर गोल्स एंड डिसीजंस। सो लीडर्स को अपने ऊपर पहले कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जब वो उसके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो उसके फॉलोअर्स भी यही बिलीव करेंगे और समझेंगे कि चूंकि ये खुद क्लियर है, इसको कॉन्फिडेंस है, तो हमें भी ये सही रास्ते पे लेके जाएगा, हमें भी सही गाइड करेगा। नंबर 5 इज इंटेलिजेंस। लीडर्स नीड्स टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू गैदर, सिंथेसाइज और इंटरप्रेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन and they need to be able to create visions, solve problems and make correct decisions। इंटेलिजेंस से मुराद क्या है कि लीडर जो हो वो इंफॉर्मेशन गैदर करने में इंटेलिजेंट हो, उसको एनालिसिस करने में सिचुएशन का उसको आता हो और फिर उसके मुताबिक सही डिसीजन उसको लेना आता हो। अगर ऐसा होगा तो हम ये कहेंगे कि जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो इंटेलिजेंट है। इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको सिंथेसाइज करना, उसका एनालिसिस करना और फिर उसकी बेस के ऊपर राइट डिसीजन लेना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ इंटेलिजेंस। नंबर 6 है जॉब रेलिवेंट नॉलेज। इफेक्टिव लीडर्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ नॉलेज अबाउट द कंपनी, इंडस्ट्री एंड टेक्निकल मैटर्स। जैसे मैंने कहा कि आप किसी ग्रुप को, अपने सबॉर्डिनेट्स को उस वक्त बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो जब वो जॉब जो वो आपके सबॉर्डिनेट्स परफॉर्म कर रहे हैं उस जॉब के मुतालिक आपको कंप्लीट नो हाउ है, टेक्निकल या अदरवाइज, और आपको पता है कि ये काम कैसे किया जाता है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं और उनको टैकल कैसे किया जाता है। तभी आप उनको गाइड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। In-depth knowledge allows leaders to make well-informed decisions and to understand the implications of those decisions। यही मैंने कहा कि अगर आपको पता होगा कि जॉब क्या है, इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं,
तो फिर जो भी आप उस जॉब से रिलेटेड डिसीजन करेंगे वो भी वैलिड होगा, वो भी अच्छा डिसीजन होगा और करेक्ट डिसीजन होगा। Lastly, point number 7 says extraversion. Extraversion means that leaders are energetic, lively people. They tend to like to socialize. They are assertive and rarely silent or withdrawn. वो आपको कम गो नज़र नहीं आएंगे, बात करते हुए नज़र आएंगे, डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। उनके मुतालिक एक ओपिनियन कायम की जा सकती है, बिकॉज वो जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही वो बाहर से होते हैं, और जो उनके अमल और बातों में डिफरेंस नहीं होता। ये हमने शुरू में कहा, वर्ड्स एंड डीड्स में डिफरेंस नहीं होता। सो जैसे वो हैं वैसे वो नज़र आते हैं। एक्स्ट्रावर्जन है, ओपन है, सोशलाइज करते हैं, और कभी भी आपको वो अकेले, अलहदा या खामोश नज़र नहीं आएंगे। दे विल ऑलवेज बी कम्युनिकेटिंग, डिस्कसिंग, शेयरिंग देयर आइडियाज़ एंड द इशूज़ एट हैंड। अब हम कुछ बिहेवियरल थ्योरीज डिस्कस करें। ट्रेड थ्योरीज में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। अब जो आगे कुछ थ्योरीज अभी आप पढ़ेंगे और देखेंगे, इनमें जो बेसिक फोकस था वो बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और बिहेवियर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस भी किया कि बिहेवियर एक आउटकम होता है, और अगर बिहेवियर जो एज एन आउटकम अगर वो फोकस्ड हो, डायरेक्शन हो प्रॉपरली उसकी, तो ऐसे बिहेवियर जो इंडिविजुअल बिहेवियर्स होते हैं वो फिर मैच हो रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के साथ या गोल्स के साथ। तो बिहेवियरल थ्योरीज में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा स्टडीज़ हैं जो कर्ट लुइस ने की। कर्ट लुइस की कई कंट्रीब्यूशंस हैं। हमने एक कंट्रीब्यूशन कुछ लेक्चर्स पहले पढ़ी थी जिसमें हमने जो डिस्कशन की थी कि चेंज रिलेटेड, जब भी कोई चेंज लाते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन में, इट नीड्स टू पास थ्रू स्टेजेस सच एज अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग। वो भी कर्ट लुइस की कंट्रीब्यूशन है। कर्ट लुइस ने जो स्टडी की उसमें उसने 3 लीडरशिप स्टाइल्स को आइडेंटिफाई किया। कर्ट लुइस बेस्ड ऑन स्टडीज आइडेंटिफाइड 3 leadership styles, and these are autocratic style, democratic style and laissez-faire. Autocratic, democratic and laissez-faire, laissez-faire स्टाइल में और बाकियों में क्या डिफरेंस है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, लो पार्टिसिपेशन, कि ऐसे लीडर्स जो होते हैं वो अपने पास पावर्स रखना पसंद करते हैं, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग या सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे बिलीव करते हैं, और ज़्यादा लोगों से ओपिनियन सॉर्ट नहीं करते, लोगों से ओपिनियन नहीं लेते। लीडरशिप का पहला स्टाइल क्या है? वी हैव ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक्स कौन होते हैं? जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पे या सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे बिलीव करते हैं, और इनके नज़दीक डिसीजन मेकिंग जो है वो उनकी हद तक होता है या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हद तक होता है, सब के साथ मिल के डिसीजन मेकिंग में वो बिलीव नहीं करते। देन वी हैव डेमोक्रेटिक स्टाइल, जो कि ऑटोक्रेटिक का रादर ऑपोजिट है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट पे बात की जाती है। यानी कोई भी अगर डिसीजन लेना है, कोई भी अगर कोई डिस्कशन करनी है, कोई किसी प्रोसेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बेस्ट मेथड ये है कि लोगों को से ओपिनियन सॉर्ट की जाएं, मांगी जाएं, हासिल की जाएं, और उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। हाई पार्टिसिपेशन होती है, आप लोगों से ओपिनियंस लेते हैं, उसमें हर एक की ओपिनियन वैलिड होती है, वेटेज रखती है। डेमोक्रेसी काइंड होती है, यानी हर एक की बात का इम्पोर्टेंस दी जाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फीडबैक भी एग्जिस्ट करता है। यानी आप किसी भी पॉलिसी को जब एज अ मैनेजर या एज अ लीडर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका फीडबैक आपको मिले कि क्या ये पॉलिसी वर्कर्स ने या एम्प्लॉयज़ ने पसंद की या इसमें कोई इश्यूज थे। लेज़ी-फेरे क्या है? लेज़ी-फेरे इज़ द स्टाइल विच हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जिसमें आप मैनेजमेंट की कुछ जो पावर्स हैं वो डेलीगेट करते हैं। आप मैनेजमेंट को जो है वो, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है या एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि आप अपने मैनेजमेंट की कुछ जो पावर्स हैं
उनको डेलीगेट करते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि जो लोग हैं, जो लो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी कुछ मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे, किसी हद तक उनको भी डिसीजन मेकिंग पावर्स मिले, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। रिसेंट लेक्चर्स में जो हमने लास्ट लेक्चर 29 किया था, उसमें हमने ये कहा था कि ऑटोनॉमी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और किसी भी जॉब डिज़ाइन में ऑटोनॉमी, स्किल्स वैरायटी और बाकी चीज़ें, टास्क सिग्निफिकेंस, टास्क आइडेंटिटी के अलावा ऑटोनॉमी भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, फीडबैक भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो फीडबैक तो हमें डेमोक्रेटिक स्टाइल में नज़र आया, यहाँ पे हमें ऑटोनॉमी नज़र आ रही है कि हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट के जो लोअर लेवल्स हैं उनको भी हम कुछ जॉब्स, डिसीजन मेकिंग पावर्स डेलीगेट करें, कुछ अथॉरिटीज़ दें, और हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएं। दैट इज़ कॉल्ड लेज़ी फेयर स्टाइल। अब बेसिक फाइंडिंग्स क्या थी? कर्ट लुईस ने जो ये स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में रहते हुए की, उसमें क्या की फाइंडिंग्स थी? जो की फाइंडिंग्स हैं वो हैं, इसमें कुछ मिक्स रिजल्ट्स आए उसको। नो स्पेसिफिक स्टाइल वाज कंसिस्टेंटली बेटर फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर परफॉर्मेंस। पहला जो मेन इशू आया वो ये था कि ना ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ना ही डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ना ही लेज़ी फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो थे वो हर जगह नज़र आए, और ना ही ऐसा नज़र आया कि कोई एक स्टाइल इनमें से अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। कहीं ऑटोक्रेटिक स्टाइल बेटर नज़र आया तो कहीं डेमोक्रेटिक और कहीं लेज़ी फेयर। तो ये डिसाइड नहीं हो सका कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल दूसरे से बेहतर है। एंड एम्प्लॉइज़ वर मोर सेटिस्फाइड अंडर अ डेमोक्रेटिक लीडर दैन एन ऑटोक्रेटिक लीडर। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर नज़र आया कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं एक डेमोक्रेटिक लीडर के अंडर rather than an autocratic leader, because डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हमने ये देखा कि जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी वर्कर्स की कंसर्न्स हैं या एम्प्लॉइज़ के कंसर्न्स हैं या उनकी ओपिनियंस हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको डिस्कस किया जा रहा है बिफोर अ सर्टेन डिसीजन इज़ बीइंग डन। सो इस लिहाज से एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं नज़र आएंगे, और उसमें उसके अंडर एक डेमोक्रेटिक लीडर के अंडर काम करते हुए दे विल बी मोर सेटिस्फाइड एज़ कम्पेयर टू एन ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर के अंडर काम करते हुए कुछ एम्प्लॉइज जो थे नज़र आया इस स्टडी में कि वो डिससेटिस्फाइड थे। देन कम्स द ओहायो स्टेट स्टडीज़। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने जब एक स्टडी की वो उसके बाद आती है, और उसमें उन्होंने 2 डायमेंशंस आइडेंटिफाई की किसी भी लीडर के बिहेवियर की, और उन्होंने कहा कि ये 2 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। 2 डायमेंशंस उन्होंने कहा कि किसी भी लीडर के बिहेवियर में 2 डायमेंशंस हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं या 2 सिचुएशंस नज़र आएंगी। पहला है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? The role of the leader in defining his or her role and the roles of group members, कि ये स्ट्रक्चर्स को इनिशिएट करते हैं, यानी ये अपना रोल भी डिफाइन करते हैं और अपने अंडर जो लोग हैं उनका क्या रोल होगा, वो क्या जॉब्स परफॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चर में या हायरार्की में किसकी कहाँ पे जगह है, ये डिफाइन करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिहेवियर है, ये लीडर का है। कंसिडरेशन क्या है? द लीडर्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ग्रुप मेंबर्स आइडियाज़ एंड फीलिंग। कंसिडरेट है कि नहीं? कंसिडरेट मीन्स कि वो इम्पोर्टेंस देता है दूसरों की फीलिंग्स को कि नहीं, दूसरे जो अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, जो उनकी ओपिनियंस हैं, क्या ये मैनेजर एज अ लीडर उनको इम्पोर्टेंट समझता है या नहीं? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो ने जो 2 डायमेंशंस आइडेंटिफाई की लीडर की बिहेवियर की, एक था उसका रोल इन डिफाइनिंग और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स, दूसरा रोल था एज कंसिडरेशन कि पहले जो है जो लीडर है वो स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है, यानी अपने लिए
और अपने बाकी वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए रोल्स डिफाइन करता है कि किसने क्या जॉब परफॉर्म करनी है और कैसे वो जॉब परफॉर्म करेगा। सेकंड कंपोनेंट है कंसिडरेशन का, और वो मैंने कहा कि हाउ कंसिडरेट अ सर्टेन लीडर इज इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग अदर आइडियाज एंड ओपिनियंस, और दूसरों की इमोशंस को समझने में, दूसरे के कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करने में, बिफोर अ पर्सन कैन मेक अ डिसीजन। अब इसमें भी कुछ मिक्स रिजल्ट्स आए। मिक्स रिजल्ट्स क्या आए? दैट हाई लीडर्स जनरली but not always achieved high group task performance and satisfaction। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट थे, या ऐसे लीडर्स या मैनेजर्स जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हाई थी, यानी वो स्ट्रक्चर्स इनिशिएट करने में भी बहुत फास्ट थे या कंसर्न थे, और कंसिडरेट भी बहुत थे, ऐसे जनरली, लेकिन हर दफ़ा नहीं, they were able to achieve high group task performance and satisfaction। ये नज़र आया कि उनके अंडर जो भी काम हो रहा था या जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, उन्होंने अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से अचीव किया, और वो सेटिस्फाइड भी उसके वर्कर्स और उनके सबॉर्डिनेट्स नज़र आए, और वो खुद भी सेटिस्फाइड नज़र आए। Evidence indicated that situational factors appear to strongly influence leadership effectiveness। जिस सिचुएशन में कोई लीडर होता है, वो सिचुएशन ऑब्जर्व की गई कि ऐसी सिचुएशन के इफेक्ट्स जो हैं वो लीडर की परफॉर्मेंस के ऊपर या उसकी आउटपुट के ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं, ख़ासतौर पे इन्वायरमेंट के या सिचुएशनल इफेक्ट्स। अब जैसी सिचुएशन होगी, अगर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकता है किसी की बेहतर हैं, लेकिन जब थोड़ा सा क्राइसिस आए तो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आए। अगर ऐसा है तो हम ये कहते हैं कि ऐसा नज़र आया कि लीडर जो है वो सिचुएशनल इफ़ेक्ट से, सिचुएशन से इफ़ेक्ट लेता है या इन्फ्लुएंस होता है। सो ये स्टडीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस की, ख़ासतौर पे ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो स्टेट स्टडी है, इसमें ये नज़र आता है कि स्टिल मिक्स्ड रिजल्ट्स आए। ऐसे लोग, ऐसे मैनेजर जो दोनों चीज़ों में हाई थे, यानी इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में और कंसिडरेशन में, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे थे वो ना सिर्फ उन्होंने अच्छा काम किया, बल्कि परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी थी और इन लीडर्स की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बल्कि दे वर मोर सेटिस्फाइड। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि ये सिचुएशनल है, सिचुएशंस का इफ़ेक्ट लीडरशिप के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ लीडर्स जो हैं वो, या मैनेजर्स कह लें, वो अंडर अ सर्टन सिचुएशन अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते इस सिचुएशन से, लेकिन कुछ ऐसे मैनेजर्स और लीडर्स ज़रूर नज़र आए कि जो अपनी सिचुएशन से, जो अपनी एनवायरनमेंट से, कंडीशन से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनका लीडरशिप स्टाइल वेरी करता है। अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज़ की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने जो स्टडीज़ की, दे आइडेंटिफाइड 2 डायमेंशंस ऑफ लीडर बिहेवियर। उन्होंने लीडर के बिहेवियर की 2 डायमेंशंस आइडेंटिफाई की। कौन कौन सी? एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। एम्प्लॉय ओरिएंटेड वो है कि जो एम्प्लॉय के लिए कंसर्न रखता है, जो भी डिसीजन करता है, जो भी टास्क की डिस्ट्रीब्यूशन करता है या एलोकेशन करता है, उसमें एम्प्लॉय के जो कंसर्न्स हैं, जो उसके इश्यूज हैं, जो नीड्स हैं, उनको इम्पोर्टेंस देता है। इसके टोटली अगेंस्ट वी हैव प्रोडक्शन ओरिएंटेड। प्रोडक्शन ओरिएंटेड वो है जिनके लिए काम इम्पॉर्टेंट है, वो लीडर्स जो काम करवाना समझते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। सो नाउ एम्प्लॉय ओरिएंटेड कौन है? जो जिनके नज़दीक काम तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ के इश्यूज हैं, उनको भी हैंडल किया जाना चाहिए। जबकि जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड थे, उनके नज़दीक ऐसे लीडर्स हैं ये वो लोग कि जिनके नज़दीक काम इम्पॉर्टेंट है, टास्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, देन कम्स द एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय ओरिएंटेड दे एम्फसाइज पर्सनल रिलेशनशिप्स। वो पर्सनल रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स को इम्पोर्टेंस देते हैं,
वो एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके नज़दीक एम्प्लॉई को वेटेज देना, उसके इश्यूज़ को, उसके कंसर्न्स को सॉल्व करना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स कौन से हैं? विच एम्फसाइज टास्क अकम्पलिशमेंट, जो ये समझते हैं काम कंप्लीट होना चाहिए, लेवल ऑफ रिलेशनशिप कम्स सेकेंडरी, प्राइमरी इज के काम होना चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, टास्क अचीव होने चाहिए, टास्क कंप्लीट होने चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं। इसकी फाइंडिंग्स क्या मिली? लीडर्स हु आर एम्प्लॉय ओरिएंटेड आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड हाई जॉब सेटिस्फैक्शन। ऐसे लीडर्स के जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड थे उनके मतलब ये पता चला, ये नज़र आया, ये रिजल्ट्स ने शो किया कि उनकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी थी ग्रुप की, जिस ग्रुप में वो थे या जिस ग्रुप को मैनेज कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई थी और जॉब सेटिस्फैक्शन भी हाई थी। ना सिर्फ उनके लिए नज़दीक बल्कि उनके एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जिस ग्रुप को वो मैनेज कर रहे होते हैं, जो लीड कर रहे होते हैं, ना सिर्फ उसके परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी हाई थी बल्कि उनकी जो ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो भी हाई नज़र आया, मोटिवेटेड नज़र आए वो खुद भी और उनके वर्कर्स और सबॉर्डिनेट्स भी। अब हम डिस्कस करें मैनेजरियल ग्रेड। मैनेजरियल ग्रेड में ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो भी आपने देखी, दो कंसर्न्स, जो दो चीज़ें जो थी, एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड, उसको हम थोड़ा सा डिफरेंटली यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अप्रेजर अप्रेजेस दैट लीडरशिप स्टाइल यूजिंग 2 डायमेंशन। ये जो मैनेजरियल ग्रेड आया उसके बाद उसमें उन्हीं दो चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी गई जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मिशिगन स्टडीज़ में देखा, कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, के पीपल कंसर्न है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, सो वी दे आर 2 डायमेंशंस। ऑन वन एक्सिस हम प्लॉट करते हैं कंसर्न्स फॉर पीपल और एक एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे कंसर्न्स फॉर प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। और इसके इन दो एक्सिस के बीच में हमने 5 मैनेजरियल स्टाइल्स को आइडेंटिफाई किया। वो मैनेजरियल स्टाइल्स कौन से हैं? एम्पावरिश मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। अब ये 5 चीज़ें क्या हैं और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स आते हैं? पहले तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये जो आपके सामने ग्रिड आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमने अलोंग द एक्स एक्सिस लिया है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन ओरिएंटेड, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है कंसर्न फॉर पीपल यानी एम्प्लॉय ओरिएंटेड। अब हमने जो 9 बॉक्सेस लिए हैं एक्स एक्सिस पे और 9 अलोंग दी वाई एक्सिस, तो स्केल जो है वो 1 to 9 है। टोटल ये बॉक्सेस जो हैं वो 81 हैं। अब हमारे पास जो डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं उसमें सबसे पहले 1 to 1 यानी लो इन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, लो इन कंसर्न फॉर पीपल और एम्प्लॉय, यानी ऐसा मैनेजर और लीडर कि ना जिसको कंसर्न हो प्रोडक्शन का, यानी ना वो टास्क ओरिएंटेड हो, ना ही वो पर्सन ओरिएंटेड या पीपल ओरिएंटेड हो, तो उस मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स एन एम्पावरिश मैनेजमेंट। सो ये क्या है? एक्सर्शन ऑफ मिनिमम एफर्ट टू गेट द रिक्वायर्ड वर्क डन। ना वो कोई एफर्ट करते हैं ऐसे लीडर्स काम मुकम्मल करवाने के लिए, एंड विच इज़ अप्रोप्रिएट टू सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। वो कोई अपनी एफर्ट नहीं करते काम मुकम्मल करने में, और ना ही उनका किसी के साथ कोई इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अपने एम्प्लॉय के साथ कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। लो इन रिलेशनशिप्स हैं और लो इन टास्क अचीवमेंट है। ना ही कंसर्न फॉर पीपल है, ना ही कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। ये एम्पावरिश मैनेजमेंट है, मीनिंग कि इसमें कोई एफर्ट नहीं वो इंडिविजुअल कर रहा काम को कंप्लीट करने में, और उस ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेनेबिलिटी अपनी मेंटेन करने के लिए वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। अब इसके अगेंस्ट हम देखते हैं पहले 9 to 1। 9 to 1 का मतलब है कि वेरी हाई इन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट वेरी लो फॉर इन कंसर्न फॉर पीपल।
ये प्योरली टास्क ओरिएंटेड लोग हैं, तो दैट इज व्हाई द मैनेजमेंट स्टाइल ओवर हियर इज बीइंग कॉल्ड टास्क मैनेजमेंट। यानी कि इनके नज़दीक काम सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट नहीं है, दे कम सेकेंडरी और वे बी टर्शरी, बट प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इज रिक्वायरमेंट इज के काम मुकम्मल होना चाहिए, टास्क कंप्लीट होना चाहिए, एंड हाई इन प्रोडक्शन बट लो इन कंसर्न फॉर पीपल आर नोन एज टास्क मैनेजमेंट। Efficiency in operations results from arranging conditions of work in such a way that human elements interfere to a minimum degree। वो ऐसी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे टास्क अचीवमेंट मैक्सिमाइज हो जाए और ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बिहेवियर की कंसर्न या उनकी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस मिनिमाइज हो। यानी कि आप कहें कि जी नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू दिस वर्क, ये काम करना है, ये मुकम्मल होना है, मुझे नहीं पता हाउ यू डू इट, वेदर यू आर इल और वट एवर, ये काम करना है। सो दैट इज बेसिकली टास्क मैनेजमेंट के काम इंपॉर्टेंट है, कंसर्न फॉर पीपल इज वेरी लो। अब हम देखते हैं कि अगर पर्सन इज इफ द मैनेजर इज हाई इन कंसर्न फॉर पीपल बट लो इन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ऐसा पर्सन के जो लोगों को ही, एम्प्लॉय को या पीपल को या रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे, लेकिन काम उसके नज़दीक इतना इंपॉर्टेंट ना हो, काम सेकेंडरी हो, तो हम इसको कहते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। यानी काइंड ऑफ क्लब क्रिएट हो गया है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, गपशप लग रही है, काम कोई नहीं हो रहा। सो थॉटफुल अटेंशन टू नीड्स ऑफ पीपल फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स लीड टू अ कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमोसफियर एंड वर्क टेम्पो। बिलीफ ये है कि ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए जहाँ पे लोग गपशप कर रहे हैं और मेहनत और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स बहुत स्टेबल हैं, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है, लेकिन मैनेजमेंट स्टाइल में टास्क की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आ रही, काम की इतनी प्रोडक्शन की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आ रही। सो इट्स अ कंट्री क्लब। कंट्री क्लब मीन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मैनेजर जो है या बाकी लोग, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इट्स अ कंट्री क्लब। And then on the our last fourth component is 9 by 9। 9 by 9 क्या है? 9 by 9 means के high in concern for production, high in concern for people, that is called team management। अब टीम मैनेजमेंट क्या है? हमने पहले टास्क मैनेजमेंट देखा था, दैट इज वेयर हाई इन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है बट लो इन कंसर्न फॉर पीपल है। लेकिन अगर ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल हो, ऐसा मैनेजर हो कि जिसके नज़दीक ना सिर्फ काम कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ टास्क इम्पॉर्टेंट है, बल्कि लोगों के कंसर्न्स को भी वो इनकॉर्पोरेट करे, तो इसको कहते हैं टीम मैनेजमेंट स्टाइल। टीम मैनेजमेंट स्टाइल में क्या हो रहा है? वर्क इज अकम्प्लिश्ड इज फ्रॉम कमिटेड पीपल, interdependence through a common stake in organization purpose leads to relationship of trust and respect। trust है, respect है, concern for each other है, और at the same time जो task हैं वो भी अचीव हो रही हैं और काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, that is called a team management style। but team management style में एक दूसरे के ऊपर interdependence भी होती है, टास्क में इंटर रिलेशनशिप भी होती है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी होती है, कम्युनिकेशन भी होती है। सो कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई है। अब इस चारों के बीच में देयर कम्स अ मिडिल ग्राउंड और मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट क्या है? 5/5 यानी मॉडरेट इन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, moderate in the concern for people। So it is a style which educate organization performance is possible through balancing the work and maintaining morale of people at a satisfactory level। जनरली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कोशिश करती हैं कि टास्क भी अचीव हों और कंसर्न ऑफ पीपल भी मॉडरेटली होते रहें, मीट होते रहे, काम भी चलता रहे किसी हद तक और लोग भी खुश रहें। सो अगर ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे टास्क किसी हद तक हमारे लिए बहुत कंसर्न नहीं है,
ना ही बहुत लो है, हम मॉडरेटली टास्क को अकम्प्लिश भी कर रहे हैं और रिलेशनशिप्स भी मॉडरेटली मेंटेन हो रहे हैं, ट्रस्ट भी है, एक नॉर्मल जनरल सा एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन काम चल रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, मिडल स्टाइल है तीनों चारों कंडीशंस के बीच में। तो अब थोड़ा सा फिर देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ने डेमोक्रेटिक स्टाइल प्रेजेंट किया, ऑटोक्रेटिक स्टाइल प्रेजेंट किया और लेजे फेरे स्टाइल प्रेजेंट किया। और कंक्लूजन क्या थी कि डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज मोस्ट इफेक्टिव ऑल्दो लेटेस्ट स्टडी शोड मिक्स रिजल्ट्स। डेमोक्रेटिक स्टाइल्स हमने जैसे पहले कहा कि नज़र आया कि इसके अंदर जो एम्प्लॉइज थे, जो वर्कर्स थे, वो मोर सेटिस्फाइड नज़र आए। ओहायो स्टेट ने 2 डायमेंशंस आइडेंटिफाई की, कंसिडरेट और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें ये रिजल्ट्स निकले कि हाई इन कंसिडरेशन एंड हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने फॉलोअर लीडर्स से they were able to achieve high performance and they were able to have a better satisfaction, but not in all situations, but situation to situation ये वेरी करता नज़र आया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी थी जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड 2 डायमेंशंस देखी, और इसमें कंक्लूजन क्या निकली थी कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर्स वर कंसिडर्ड टू बी बेटर इन टर्म्स ऑफ अचीविंग बेटर और हाई ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड हाई जॉब सेटिस्फैक्शन। अभी हमने मैनेजरियल ग्रेड देखा और इसमें हमने 2 बेसिक डायमेंशन देखी, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और हमने कहा कि लीडर्स परफॉर्म बेस्ट व्हेन इट इज़ 9 to 9 मीनिंग हाई इन कंसर्न प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई इन कंसर्न फॉर पीपल, और इसको हमने टीम मैनेजमेंट स्टाइल का नाम दिया। अब हम कुछ कंटीजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट मॉडल इज कॉल्ड द फील्ड लेड मॉडल। द फील्ड लेड मॉडल क्या है? proposes that effective group performance depends upon the proper match between the leader's style of interaction with followers and the degree to which the situation allows the leader to control and influence. Contingency means situational और as जैसे ज़रूरत पड़े। So it's a kind of theory. The field-led model says, इसने प्रपोज किया मॉडल ने कि लीडरशिप स्टाइल जो है देयर इज अ डिपेंड करता है कि जो ग्रुप परफॉर्मेंस है और लीडरशिप स्टाइल जो है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। सो लीडरशिप स्टाइल का और ग्रुप परफॉर्मेंस का आपस में रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या है कि जो लीडर है उसका स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन क्या है अपने फॉलोअर्स के साथ, और किस हद तक लीडर को ये मौका मिल रहा है उस सिचुएशन में अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल करने का या उनको इन्फ्लुएंस करने का। कहने का मकसद ये है कि सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर किसी लीडर को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने फॉलोअर्स को के साथ कम्युनिकेट करे और उनको इन्फ्लुएंस करे, उनको कंट्रोल करने का उसको मौका मिले, तो ये देखा गया है कि ऐसे लीडर्स जो हैं वो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। यानी देयर एग्जिस्ट सम मैच बिटवीन परफॉर्मेंस एंड लीडरशिप स्टाइल provided the leader is being provided with the opportunity to communicate, influence and control his followers। उसको अपने फॉलोअर्स पे के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिले, उनको इन्फ्लुएंस करने का मौका मिल रहा हो और उनको कंट्रोल करने का मौका मिले। बेसिक assumptions इस मॉडल की क्या थी? A certain leadership style should be most effective in different types of situation। एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल डिफाइन करना था या किया जा सकता है कि जो हर सिचुएशन में वैलिड हो, कि सिचुएशन जो मर्जी हो, कोशिश ये की गई कि और ये अज्यूम किया गया कि एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल हो सकता है कि विच कैन बी इफेक्टिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। लीडर्स डू नॉट रेडिली चेंज लीडरशिप स्टाइल्स। लीडर्स जो होते हैं वो अपना लीडरशिप का स्टाइल फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं अपने लीडरशिप स्टाइल के अंदर। मैचिंग द लीडर टू अ सिचुएशन और चेंजिंग द सिचुएशन टू मेक इट फेवरेबल टू द लीडर इज़ रिक्वायर्ड। कोशिश ये की जानी चाहिए कि लीडर जो है वो अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको सिचुएशन के मुताबिक अमेंड करने की कैपेबिलिटी रखता हो,
उसकी लीडरशिप स्टाइल में ये चीज़ बिल्ट इन होनी चाहिए कि जैसे सिचुएशन हो ऐसा वो रिएक्ट करे, या आप ये कह लें कि सिचुएशन को अमेंड कर दे अकॉर्डिंग टू द लीडरशिप स्टाइल। अगर ऐसा है तो ये एक इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होगा। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनर LPC क्या है? इट डिटरमिन्स द लीडरशिप स्टाइल बाय मेयरिंग रिस्पॉन्सेज टू 18 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स। आपके सामने 18 डिफरेंट, कंट्रास्टिंग मीन्स डिफरेंट, एक हाई या लो, या एक येस और नो, और ब्लू या रेड। मीनिंग कंट्रास्ट का मतलब यह है कि ऑपोजिट। आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं, और उन एडजेक्टिव्स में से आपने कुछ एडजेक्टिव्स पिक करने होते हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को डिफाइन करती है। हाई स्कोर किस में होता है? अ रिलेशन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। ऐसा पर्सन जो कि जिसमें पीपल ओरिएंटेड या एम्प्लॉय ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल होगा, वो हाई स्कोर करता नज़र आता है। और ऐसा पर्सन जो कि टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट करेगा, वो नज़र आता है कि उसमें कम मार्क्स अचीव करता है। यानी सबसे ज़्यादा स्कोर वो पर्सन करेगा जिसको 18 कंट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स प्रेजेंट किए गए और उसने अपनी मर्ज़ी से उनमें से सिलेक्शन की, तो ऐसा पर्सन ज़्यादा स्कोर करता है जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है या पीपल ओरिएंटेड होता है, और जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं उनका जनरली स्कोर ऑन द लोअर साइड होता है। सिचुएशनल फैक्टर्स इन मैचिंग लीडर टू द सिचुएशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैच करते हैं लीडरशिप को और सिचुएशन को? लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स, के लीडर का अपने मेंबर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ कैसा रिलेशन है। टास्क स्ट्रक्चर क्या है, जिस स्ट्रक्चर में वो काम कर रहा है उसमें टास्क की अलाइनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ये इफेक्ट करता है। और फिर ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस मैनेजर की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम लीडरशिप स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पास क्या डेजिग्नेशन या पोजीशन है, क्या अथॉरिटी है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की। फाइंडिंग्स क्या नज़र आई फील्ड मॉडल की? आपको इसमें दो लेवल्स नज़र आ रहे हैं। एक में रिलेशनशिप ओरिएंटेड है जो कि बिल्कुल बेस पे है, और एक टास्क ओरिएंटेड है जो आपको इधर हाई पे नज़र आ रहा है। परफॉर्मेंस गुड है और पुअर है। पुअर परफॉर्मेंस देते वक्त आप अगर देखें तो जो आपके पास टास्क ओरिएंटेड हैं, इनकी परफॉर्मेंस हाई से लो हुई, यानी हाईली फेवरेबल और हाईली अनफेवरेबल सिचुएशंस में तो ये इनकी परफॉर्मेंस गुड नज़र आती है। यानी ऐसी कंडीशन जो कि सिचुएशनल कंडीशन है, जो कि हाईली या तो फेवरेबल है या हाईली अनफेवरेबल है, उसमें तो इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती और कम होती नज़र आती है। लेकिन जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं, वो जनरली नज़र ये आया कि उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, और वो लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पे सिचुएशन जो हो वो मॉडरेट हो। अगर सिचुएशन फेवरेबल या अनफेवरेबल हो जाएगी, फिर ऐसे लोग नॉर्मली अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आते जो टोटली एम्प्लॉय ओरिएंटेड हैं। सो टास्क ओरिएंटेड जो होते हैं, दे आर गुड व्हेन द सिचुएशन इज़ हाईली अनफेवरेबल और हाईली फेवरेबल। लेकिन अगर मॉडरेट सिचुएशन है तो वहाँ पे हमें कौन से ऐसे वर्कर्स काम करते हुए, ऐसे मैनेजर्स या लीडर्स कामयाब होते नज़र आते हैं जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड हैं या पीपल ओरिएंटेड हैं। देन वी हैव हर्सी एंड ब्लैंकेट्स सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी SLT। They argue that successful leadership is achieved by selecting the right style, leadership style, which is contingent on the level of the followers' readiness। उन्होंने कहा कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो रादर लीडरशिप स्टाइल अगर आपने सेलेक्ट करना है, राइट लीडरशिप स्टाइल करना है, तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका स्टेट ऑफ रेडीनेस क्या है, कि उनकी एनर्जी का लेवल क्या है, उनका क्या लेवल है कि आपको फॉलो करने का, रेडीनेस उनमें कितनी है, टास्क को चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कमिटमेंट या रेडीनेस कितनी है, दैट इज इम्पोर्टेंस। तो देयर वी केम अप विद टू सिचुएशन, एक्सेप्टेंस एंड रेडीनेस। एक्सेप्टेंस क्या है? लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन वेदर फॉलोअर्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लीडर। पहली चीज़ क्या है कि एक्सेप्टेंस है उस लीडर की कि नहीं, कि उसके फॉलोअर्स जो हैं वो उसको एज अ लीडर मानते हैं या नहीं मानते हैं। रेडीनेस क्या है? द एक्सटेंट टू विच फॉलोअर्स हैव द एबिलिटी एंड द विलिंगनेस
टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क कि वो विलिंग है किसी चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए या नहीं। तो दो स्टेजेस हैं या दो सिचुएशंस हैं। पहला है एक्सेप्टेंस, जिसमें लीडर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का जो अथॉरिटी है वो उसके फॉलोअर्स के पास है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ लीडर, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ रेडीनेस, कि क्या अब जो फॉलोअर्स हैं वो रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या मोटिवेटेड हैं उस टास्क को उस कंप्लीट करने के लिए या नहीं। लीडर्स मस्ट रिलिंग्विश कंट्रोल, लीडर को अपने कंट्रोल दे देने चाहिए ओवर एंड कॉन्टैक्ट विथ फॉलोअर्स एज दे बिकम मोर कॉम्पिटेंट। जब लीडर को ये नज़र आए कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उसके मुकाबले में ज़्यादा उनके पास स्किल्स या नॉलेज आ गया है, तो फिर ऐसे लीडर को अपने आप को लीडर नहीं रखना चाहिए। उसको वो लीडरशिप का जो कंट्रोल है वो आगे ग्रुप को दे देना चाहिए, अपने फॉलोअर्स को दे देना चाहिए, उनमें से किसी एक को फिर नया लीडर बना देना चाहिए। दे क्रिएट 4 स्पेसिफिक लीडरशिप स्टाइल्स इनकॉर्पोरेटिंग फील्डर्स 2 लीडरशिप डायमेंशंस। फील्डर ने जो 2 डायमेंशंस दी थी उनको अब आगे लेके हम चल रहे हैं, और उसमें उन्होंने 4 सिचुएशंस या लीडरशिप स्टाइल्स डिफाइन किए। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। टेलिंग क्या है? हाई टास्क लो रिलेशनशिप स्टाइल, जिसमें टेल के ऑर्डरिंग, यानी मैनेजर जो है या जो लीडर है वो ऑर्डर करता है दूसरों को, पूछता नहीं है, ऑर्डर करता है कि दिस इज द टास्क यू हैव टू कंप्लीट। सो दिस टेलिंग kind of leaders are what who are high in task but they are low in relationships with the people. Selling क्या है? High task and high relationship oriented leaders जो सेल करते हैं आइडिया, सेल करते हैं अपने विजन को, और उसके बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ मिल के काम करते हैं। सो दे आर द काइंड ऑफ लीडर्स हु आर हाई इन टास्क अचीवमेंट एंड हाई इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। पार्टिसिपेटिंग कौन है? जो टास्क में तो टास्क अचीवमेंट में तो इंटरेस्टेड इतने नहीं होते, दे आर लो इन टास्क अचीवमेंट, उनकी टास्क अचीवमेंट की जो लेवल्स है वो लो है, बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विद द अदर्स और देयर एम्प्लॉइज। सो दे आर अ काइंड ऑफ लीडर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग। सो लो टास्क बट हाई रिलेशनशिप। डेलीगेटिंग क्या है? लो टास्क लो रिलेशनशिप लीडर्स, यानी ना ही ये टास्क के मतलब कोई इतना इनका अचीवमेंट है, इंटरेस्ट है, ना ही रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की तरफ। सो दे आर डेलीगेटिंग, जो डेलीगेट कर देते हैं। सो रादर देन दे कैन कंट्रोल, दे आर डेलीगेटिंग इट। सो वी हैव नाउ टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, ये 4 हमें लीडरशिप स्टाइल्स यहाँ से नजर आए। फाइनली इन द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर we are going to discuss the 4 posits or 4 stages of followers readiness। ये 4 stages आपके followers के क्या होते हैं according to this R1, R2, R3 and R4। R1 क्या है? Followers are unable and unwilling, यानी ना ही आपके followers जो हैं वो willing हैं, ना ही उनमें यह कैपेसिटी है कि आप जो कुछ उनसे डिमांड कर रहे हैं वो, या जो काम करने के लिए कह रहे हैं, या जो टास्क आपने उनके ज़िम्मे लगाई है वो मुकम्मल कर सके। सो नाइदर दे आर विलिंग नॉर दे आर एबल, सो दे आर अनएबल एंड अनविलिंग। योर फॉलोअर्स आर अनएबल एंड अनविलिंग, दैट इज कॉल्ड R1। R2 क्या है? फॉलोअर्स आर अनएबल बट विलिंग, यानी आपके अंडर ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको आता नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू डू इट। सो ऐसी कैटेगरी को हम कहते हैं R2, वेयर योर वर्कर्स आर एबल, सॉरी दे आर द वर्कर्स और फॉलोअर्स आर विलिंग बट दे आर अनएबल टू कंप्लीट इट। देन कम्स R3। R3 क्या है? दे आर एबल, उनको काम करना आता है, एंड दे नो हाउ टू डू इट बट दे आर अनविलिंग, वो काम नहीं करना चाहते। सो R1, R2, R3 हमने अभी तक 3 डायमेंशन देखी। R1 में ना ही उनको काम आता है ना ही वो करना चाहते हैं। R2 में वो काम तो करना चाहते हैं, काम उनको आता है, काम करना चाहते हैं, बट
वो उनको काम नहीं आता, दे वॉन्टेड टू डू इट, दे आर विलिंग बट दे आर अनएबल। R3 में क्या है कि दे आर एबल बट दे आर अनविलिंग, यानी दे नो हाउ टू डू इट, उनको काम आता है, टास्क के मतलब उनको नॉलेज है, दे वांट टू डू, दे नो हाउ टू डू इट बट दे आर अनविलिंग, दे डोंट वांट टू डू इट, यानी वो काम नहीं करना चाहते। फाइनली वी हैव R4 फॉलोअर्स हु आर विलिंग एंड दे आर एबल, कि ये वो लोग हैं, ये वो फॉलोअर्स हैं आपके एज अ लीडर कि जिनको ना सिर्फ काम आता है बल्कि वो काम करना भी चाहते हैं और काम करने के लिए राज़ी हैं, दे आर विलिंग। सो 4 पॉसेट्स कौन से हैं? R1, R2, R3, R4। वन मोर टाइम, R1 क्या है? द फॉलोअर्स हु आर अनएबल एंड अनविलिंग, जो उनको ना तो काम आता है ना वो करना चाहते हैं। R2 कौन से हैं? कि जिनको काम नहीं आता लेकिन वो काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो काम करें लेकिन उनको आता नहीं, दे आर अनएबल। देन R3 क्या है? ये वो लोग हैं जिनको काम तो आता है, दे आर एबल, उनको काम पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, बट दे आर अनविलिंग, वो विलिंग नहीं है काम करने में। फाइनली वी हैव R4 वेयर द फॉलोअर्स आर एबल एंड विलिंग, उनको काम आता भी है और वो काम करना भी चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप लीडरशिप स्टाइल्स जो अपने अर्ली थ्योरीज हमने पढ़ी, इसके मुतालिक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब काफ़ी बेहतर हो गई है और आपको काफ़ी चीज़ें लीडरशिप स्टाइल्स के मुतालिक जो हैं वो समझ में आ गई हैं। आई होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। I hope you'll be able to comprehend all of them in more better way when you go through it or revise it. For me, till the next time, it's Allah Hafiz.